साथ हमारे बहुत दिल का करीब का रिश्ता है। इसलिए जब यहां पर आता हूं मैंने कोशिश ये की है कि जो अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर काम को हमको गति देने के लिए हमको अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भी वो किया जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। कुछ जगह ऐसा जाकर के अपनापन का अनुभव जो अपनेपन की जो है वो अनुभूति होती है और वो ऐसे इलाके में आप सबके इस इलाके में आकर के होती है। और यहां में आने के बाद जहां मैं देख रहा था आप स्वागत का क्रम बहुत लंबा कर दिया, मैं क्षमा चाहूंगा। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी और सुखराम चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, उनका भी हमें सोच रहा था कि हम उनको भी संबोधन करने का यहां पर समय होगा, लेकिन स्वागत इतना लंबा कर दिया कि यहां समय की कमी आ गई। और मैं क्षमा भी चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं जो मंच पर बैठे हैं, सबका संबोधन संभव नहीं हो पाया। अगली बार जब आएंगे तो एक ही डांगरत देना, एक ही लोहिया देना। पर एक एमएलए जरूर देना पार्टी का देखना। ये लोहिया और डांगरे से नहीं होने गुजारा तेरा। मुझे तो विधायक चाहिए यहां से, अपनी पार्टी का चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 4.25 साल के इस कार्यकाल में 2 साल से ज्यादा का वक्त ऐसे काम में बीता जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना हमने सोचा था। क्योंकि दौर ऐसा आ गया, ये कोविड का, कोरोना का दौर ऐसा आ गया, अब जाकर के थोड़ा हमको राहत लग रही है। अब 100 वर्ष के इस तरह अब लगता है हमको कि अब हम उससे बाहर निकलने की स्थिति में हो पा रहे हैं। और 4 वर्ष में से 2.25 वर्ष से ज्यादा का वक्त एक चीज में लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें और आप सबको कितनी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ा है। कई हमारे मित्र खड़े होकर के पूछते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, काम करने में कमी भी रह जाती है, लेकिन मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट के बावजूद हमने कोशिश की है किसी भी इलाके में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास को गति देने की कोशिश। कई बार विचित्र लगता है, हमारे कांग्रेस के मित्र उछल उछल करके बोलने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के अंदर हम उनको देखते हैं, थोड़ा आजकल शांति हुई है थोड़ी। अरे विधानसभा का सेशन चला हुआ तो सेशन के दिनों में 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे और ऐसी उम्मीद में बैठे थे वो कि पता नहीं कि सब जगह वही आएंगे। और विधानसभा में हमारे सामने खड़े होकर के बार ऐसा चिल्ला करके बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई बस अब तो हम आ रहे हैं, भैया काम से दें। बोलते पंजाब तो हमारी सरकार पक्की है,
उत्तराखंड में भी हम आ रहे हैं, मणिपुर गोवा में भी आ रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश थोड़ा काठा फेरा कुछ थोड़ा कठिन लगता है। हमने कहा कि आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, जब जिस दिन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उस दिन बात करेंगे। और मुझे तो बार बार इस तरह की कोशिश करने की समझे करने की विधानसभा के अंदर कि बस आपका तो कार्यकाल पूरा हो रहा, मैंने कहा तुम्हारा शुरू हो रहा क्या? और जिस दिन रिजल्ट निकला तो मेरे प्रश्न लगे उससे बहुत सारे। तो मैं 11 बजे जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो सामने हमारे मित्र बैठे हुए थे विपक्ष के, लेकिन नजरें जमीन पर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कुछ लोगों ने हल्की फुल्की से ऐसे सिर हिला दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैंने थोड़ा और दूसरी बार नमस्कार जोर से किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। क्योंकि तब तक के लिए चन्नी दोनों सीट से पीछे हो गए थे। हरीश रावत जो है वो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे थे। और जब परिणाम निकला, आपने इस बात को देखा कि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, चारों में शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की हुई। और एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी वो भी चले गई। मैंने कहा तुम तो हमको बोल रहे थे कि तुम्हारे जाने का वक्त गया, तुम तो हमसे भी पहले चले गए। हमने कहा थोड़ा सब्र करो। पूरे देश भर में इस पार्टी का सफाया हो गया। प्रयास का विषय बन गई उत्तर प्रदेश में, जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 मिली है। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। भाई नहीं मत फेरना, रहने दो, नहीं मारो मत मारो, ये भी हमारा समर्थक है भाई। वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि भाई हमारी बस अब तो रिवाज बना हुआ बोलते हैं, यहां पर सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बनती है, दूसरी पार्टी की बनती है। मैंने कहा भाई अब तो ऐसा है कि रिवाज टूट गया है। अब तो उत्तराखंड में सरकार भाजपा की थी, फिर बन गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आ गई है। मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार। और मैं जाकर के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाकर के आया। मैंने कहा अब रिवाज बदल गया है और इस रिवाज के मुताबिक हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार होगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आपको कह रहा हूं। पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे के बाद इस प्रकार की बड़ी सभाओं का आयोजन करने की परिस्थिति में हो पाए। अगर आज हम इतने बड़े सभाएं अगर आयोजित कर रहे हैं तो उसकी वजह एक है क्योंकि हमने 100% फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीन की लगा ली है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि कोरोना अब हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर इस हालात में अगर हम यहां पर बैठते हैं तो ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्हें पूरे देश भर में तय किया कि वैक्सीन लगाओ। भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप बनाइए, और बिना पैसे के वैक्सीन पहली डोज, सेकंड डोज
जब पूरी हुई हिमाचल प्रदेश में, तो पूरे देश में हिमाचल दोनों डोज में पहले स्थान पर रहा, सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा किया। अगर हम इस स्थिति में सफल हुए हैं कोरोना को मैनेज करने के लिए, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने लिए एक ताली जरूर मारो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई होती तो शायद आज हमारे लिए संकट और ज्यादा परेशानी का होता। हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के भाषण देते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे 50 वर्ष में सत्ता में रहे, 50 वर्षों में कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए कांग्रेस की सरकार से? ये पूछना चाहिए, उन नेताओं से पूछना चाहिए। 2 लगे थे, सिर्फ 2, 50 साल सत्ता में रहने के बाद। और हमने इन 2 वर्षों में जब से कोविड का दौर आया है, हमने हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। 50 साल सत्ता में रहे, हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 30 थी जो काम करते थे। आज 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के पास है। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो हमेशा इस बात को कहने की कोशिश करता कि जयराम से पूछो किया क्या। मैं विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के पश्चात जब चर्चा होने के बाद उत्तर दे रहा था, अभी इसी सत्र में मैंने कांग्रेस के नेताओं के सामने एक प्रश्न खड़ा किया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मेरी यादाश्त काफी हद तक ठीक है, मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की, अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डाला, बहुत ज्यादा सोचा इस बात पर। जब कांग्रेस की 5 साल पहले जो हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही थी, उस सरकार में कौन सी योजना शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में, लोकप्रिय योजना का नाम मैं याद करूं। बहुत जोर दिया दिमाग पर, लेकिन कोई भी योजना ध्यान में नहीं आ रही थी कि भी कौन सी योजना शुरू हुई। और मैंने कहा कि मेरी मदद करिए, आप जहां पर बैठे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर आप विधानसभा के अंदर उठ करके मुझे कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने इस योजना की शुरुआत की थी, आप नाम लीजिए। मैंने कहा खड़े होकर के बोलिए। नाम लेने की स्थिति में नहीं हुई, इधर देखने लगे उधर देखने लगे। योजना तब बोलते, नाम तब बोलते जब कोई योजना शुरू हुई होती। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना अगर बता सकते तो बताइए। कोई नहीं हिम्मत कर पाया वहां पर विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब देने के। मैंने कहा आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं अपना, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने कहा हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर बैठ करके गांव में अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, मौके पर समस्या का समाधान हो। हमने 1100 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की शुरुआत की। घर बैठे मोबाइल से आप 1100 पर फोन करके अपनी शिकायत का जिक्र कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान, उसका रास्ता निकला है। हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग जो है, उन बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया। हमने कहा बुजुर्ग कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए, भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए पेंशन मांगने के लिए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान एक बार किया। और अब के बजट में हमने कहा कि 70 नहीं, 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान। और हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया। कांग्रेस
की सरकार में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, और मेरी सरकार आने के बाद हम 1300 करोड़ रुपए बुजुर्गों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन के लिए। हमने कहा गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। 50 साल वो पार्टी सत्ता में रही, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे करना है, कोई योजना सरकार नहीं शुरू कर पाई। हमने शुरू की, हिमकेयर की शुरुआत की, और मैं आपको बता रहा हूं 2,25,000 गरीब लोगों का मुफ्त हमने इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाता था। और 250 करोड़ रुपए हमने गरीब आदमी के जीवन को बचाने के लिए उस पर खर्च किया। क्या तुमने किया? बताने की स्थिति। हमने आगे बढ़ करके यह भी किया कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। अमीर आदमी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, ठेकेदार है, उसके घर में गैस का चूल्हा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी गरीब मजदूर, गांव में रहने वाला गरीब आदमी, गरीब हमारी माता, उसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है, वो उस धुएं के चूल्हे में ही खाना बनाती है। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,25,000 गैस के चूल्हे गांव गांव में, घर घर में पहुंचाए, और एक घर ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं। मैंने कहा तुमने किया? जवाब नहीं है। हमने कहा हमने उस आदमी का भी ख्याल किया जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, बीमारी ऐसी उसको लग गई जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। उसकी सेवा के लिए किसी आदमी को रहना पड़ता है। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांगे नहीं रही, किसी की स्पाइनल कॉर्ड चले गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। अपने कहा ऐसे जितने भी मरीज हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके लिए हमने नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। 3,000 रुपए हम उन लोगों के खाते में हर महीने का डालते हैं। जितने भी बीमार ऐसे लोग हैं, हमने उस गरीब बेटी की भी चिंता की जो बीपीएल परिवार की है, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी उस दिन उस बेटी के लिए हमने शगुन योजना की शुरुआत करते हुए उसको शगुन के रूप में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से देंगे। हमने कहा तुमने क्या किया? कोई जवाब नहीं। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमारे नौजवानों के लिए हमने तय किया कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो अपना काम शुरू कर सकते हैं, और उसमें हमने तय किया कि अगर नौजवान काम करता है तो उसके लिए सब्सिडी देंगे। उसके लिए अगर बेटी शुरू करना चाहती है, कोई महिला काम करना चाहती है, तो 35% सब्सिडी का प्रावधान हमने आपके इस बजट में किया है, और वो अपना काम शुरू कर सकती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पिछले कल धर्मशाला में था, और धर्मशाला में जब मैंने वहां पर सारस का जो हमारा वहां पर एक मेला लगा हुआ, तो उस मेले में हमारे ऐसे नौजवान, ऐसी बेटियां जिन्होंने अपना काम शुरू किया, 20 लोगों को, 20 नौजवानों को और लोगों को रोजगार दे रही, अपने आय का जरिया खड़ा कर दिया उन्होंने। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की। मैंने कहा तुमने क्या किया? इन सारी बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं तो लोग इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि उनको जवाब देना पड़ा। मैं बहुत कम बोलता था, और हमने कोशिश की है, हिमाचल ये देवभूमि है, इस देवभूमि को देवभूमि के रूप में इसको रखना, यहां की संस्कृति को कायम रखना, बदले की भावना से काम नहीं करना, और बदले की भावना जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की सारी एक यहां पर राजनीति बनी हुई थी, उस बात को हमने समाप्त करने की कोशिश की है, परिवर्तन किया।
नहीं तो यहां तो छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े, इसी बात को लेकर के ये टोपी इसकी है, वो टोपी उसकी है। हमने कहा भाई टोपी हिमाचल की है, हिमाचली टोपी है, ये पहाड़ी टोपी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसकी पहचान को राजनीति के साथ मत जोड़िए। और इसलिए मैं कभी हरी पहन लेता हूं, कभी लाल पहनता हूं, कभी नहीं पहनता हूं। सिरमौर वालों को अपनी टोपी है, ये अपनी पहचान है, अपने यहां के इलाके की पहचान है, यहां की संस्कृति का प्रतीक है। और जो भी चीज हमारी संस्कृति का प्रतीक है उसके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो बन गया जी, सरकार बदल गई तो कांग्रेस की आई तो हरी टोपियां सचिवालय में भर जाती थी, हमारी पार्टी की सरकार आती तो लाल टोपियां हो जाती थी। और ये कामकाज निकालने के लिए कुछ चुस्त चलाक लोग होते हैं, उनके लिए बड़ी मदद करती थी। लेकिन परिवर्तन हमने सारे वर्किंग कल्चर में, जो है वर्क कल्चर में हमने परिवर्तन किया, इसलिए कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश एक योग्य नेतृत्व के हाथों में आजकल है। मजबूत नेतृत्व जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में हम जानते हैं, वो आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत नेता, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आजाद भारत में मैं इस बात को देख रहा हूं, बहुत लंबे अरसे के बाद भारत की एक अलग पहचान बनी है। नहीं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़ा होता था, लेकिन पहचान उस तरह की नहीं थी। अगर भारतवर्ष को उस तरह से दिलाई है तो उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने जो है भारत का नाम ऊंचा किया, रोशन किया। केंद्र में 2014 के बाद हमारी सरकार लगातार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन कोई उंगली उठा करके कहे कि आपके ऊपर यह आरोप है। और कांग्रेस की जब सरकार होती थी, आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था, घोटाला बड़ा कौन करेगा। 1,86,000 करोड़ का घोटाला एक करता था, दूसरा 1,76,000 करोड़ का दूसरा करता था। लेकिन पिछले 2014 के पश्चात आपने देखा, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कोई उंगली उठा करके कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है। कोई कोशिश भी करता है तो लोग उसकी बात को ना सुनते हैं, अगर सुनाने की कोशिश करता है तो लोग उसकी बात को मानते नहीं। ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी राष्ट्रों में सबसे बड़ी पूंजी है इस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की। साफ छवि, योग्य नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मैं आप सबके सहयोग के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ा आप लोगों ने सहयोग दिया है, बहुत बड़ी मदद की है आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे मसले आज की तारीख में हमारे सामने हैं, जिनका समाधान की दृष्टि से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें इस बात को लेकर के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, आपकी भावनाओं के बहुत दिल के करीब वो भावना आपके जो है वो हमेशा है, वो हाथी समुदाय की जो बात अगर हम कहते हैं, और उसके लिए हम लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने केंद्रीय मंत्री, उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उनके समक्ष सारे इस विषय को रखा था। चीजें कुछ आगे बढ़ी,
लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। आप लोगों ने कहा कि दोबारा हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, दोबारा हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रदेश की ओर से जो हमारी रिपोर्ट जो है, पहले उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, अब उस रिपोर्ट को बहुत बेहतर ढंग से हमने केंद्र के समक्ष पेश किया है। आपका प्रतिनिधिमंडल हमको मिला था शिमला में और उसमें बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई थी। और उस प्रतिनिधिमंडल मिलने के पश्चात मुझे दिल्ली में जब जाना हुआ, मैंने गृह मंत्री जी के समक्ष आपका ये सारा विषय रखा है और रखने के साथ साथ में हमने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके समक्ष सारी बात को लेकर के कहा है कि रिपोर्ट हमको दी जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में चीजें आगे बढ़कर उस दिशा में बढ़ेंगी जहां हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में एक प्रतिनिधिमंडल हम हिमाचल प्रदेश से गृह मंत्री के समक्ष जो है वो हिमाचल आकर के मिले, क्योंकि हिमाचल का कार्यक्रम भी उनका बन रहा है, या फिर हिमाचल से हम जाकर के दिल्ली में उनको मिले, ताकि अपना केस जो है उनके सामने हम ठीक तरह से प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि अजीब लगता है, नदी के उस पार जो है वो ट्राइबल का दर्जा है। परिवार का एक सदस्य अगर उस तरफ चला गया, वहां बस गया, वो ट्राइबल में है, लेकिन परिवार का दूसरा भाई जो है, जो इस तरफ है, वो ट्राइबल में नहीं है। और ये सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है कि जब भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी है, बोली भाषा हमारी एक जैसी है, रहन सहन हमारा एक जैसा है, समस्याएं हमारी एक जैसी हैं, तो दर्जा जो उस पार मिला है वो इस बार भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमने बात कही है। बाकी सारी बातें आपके बीच में जहां पर मुझसे पहले हमारे साथियों ने कही हैं, सुरेश कश्यप जी भी दिल्ली में है, ये भी आपका पक्ष रखेंगे, हम सब मिलकर के रखेंगे। और सिरमौर जिला का सारा नेतृत्व तो यहां पर बैठा है, तो उनके साथ हमारी अलग अलग समय में बातचीत होती रहती है। आपके यहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने कुछ मदद करने की कोशिश की है। आपको एसडीएम का ऑफिस मिला, उसके लिए मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। एसडीएम का ऑफिस जो है वो फंक्शनल कर दिया गया है, उसकी विधिवत शुरुआत हो गई है और वो आपके लिए, इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी उस दृष्टि से। और बीडीओ का ऑफिस भी आप सबके लिए यहां पर उपलब्ध हो गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों ऑफिस से जो है, जो लोगों की रोजमर्रा की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान की दृष्टि से आपको बहुत बड़ी मदद मिली है। आज मुझे आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपका जो कपोटा का डिग्री कॉलेज जो खोल तो दिया था, लेकिन उसके बावजूद इसको जमीन पर खड़ा करने का काम हमारी सरकार ने पूरा किया है। और इसमें लगभग 6 लाख के लगभग बजट का प्रोविजन किया था। 6 लाख रुपए में तो आजकल महिला मंडल भी नहीं बन पाता है, युवक मंडल भी नहीं बन पाता है, डिग्री कॉलेज की तो बात हुई। पिछली सरकार का एक स्टाइल रहता था काम करने के, जब जाने की बारी आती थी उनकी, तो जाते जाते वो ऐसे काम करते थे, कॉलेज खोलना और शिलान्यास कर देना। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दिया और कहा कि डिग्री कॉलेज हो गया, शिलान्यास भी कर दिया। ना जमीन है, ना बजट का प्रावधान है, ना उसकी एएनडीएस है, ना उसकी ड्राइंग बनी है, कुछ भी नहीं बना। यानी कि इतना बड़ा परिहास, इतना बड़ा मजाक जो है लोगों के साथ करते थे वो लोग। और जाते जाते हिमाचल प्रदेश में दर्जनों कॉलेज खोलने का एक क्रम शुरू कर दिया उनने।
लेकिन लोग समझदार हैं, लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ये बेला विदाई की थी है, उनको लोगों ने पहले ही उनको कह दिया कि तुम इसलिए दे रहे हो। लेकिन हमारी सरकार ने शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हिमाचल के विकास की शुरुआत की। हम पहले साल में भी काम करते थे और हमारा चुनाव का वर्ष चल रहा है तो चुनावी वर्ष में भी हम काम कर रहे हैं। और आज कॉलेज का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये चुनाव के लिए नहीं, हमने कहा कि इस भवन को बना करके तैयार करना है। 6 लाख से नहीं, हमने कहा ये जो भवन जो है जितना पैसा इसके लिए लगेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपका ये भवन लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के यहां पर तैयार हुआ है और जिसमें सारी की सारी राशि जो है हमारी सरकार ने उपलब्ध आपको करवाई है। और आज मुझे इस बात को लेकर के और भी हमारे यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन हुए, लगभग 20 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज यहां पर हुए हैं। उन सारी योजनाओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा जो हमने आपको दी है। हमने आपको एसडीएम का दफ्तर का जिक्र किया, हमने बीडीओ का दफ्तर का जिक्र किया, हमने एसडीओ का दफ्तर यहां पर खोला है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। पुलिस थाने की मांग आप लोगों की तो उसको हमने खोला है। और इसके अलावा आप लोगों ने स्कूल मांगे, जो स्कूल दिए जा सकते थे वो स्कूल दिए हैं। और भी संस्थान जितने भी जो किए जा सकते थे वो करने की हमने कोशिश की है। और आने वाले समय में भी, हालांकि मैं आज बोल रहा था भी आज हम आपके बीच में आए यहां पर, आज कुछ ज्यादा मत मांगना हो, मैंने बहुत दे दिया है। अब तो मैं आ रहा हूं मांगने के लिए, मुझे विधायक चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। भाई मिलेगा क्या? पक्का मिलेगा भाई। देखना, हम पहाड़ी आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, जो बात कहते हैं उसको करते हैं। फिर अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपको करना भी होगा। इसलिए कुछ चीजों का यहां पर जिक्र हुआ है और मैं उन बातों का शॉर्ट में थोड़ी में अपनी बात कह करके पूरा करता हूं। कुछ एक प्रपोजल सड़कों के बारे में यहां पर दी गई है और जहां पर आपकी जो सड़क, जो बड़ी सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे 707, मेरी गाड़ी, पहली जिंदगी में गाड़ी ली थी, मारुति कार ली थी, तो उसका नंबर भी 707 था। और बड़ी अच्छी बात है कि ये सड़क जो है ऐसे इलाके को जोड़ रही है सचमुच पे जहां सड़क की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब आपकी ये सड़क बन करके तैयार होगी तो आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। कुल मिलाकर के 1350 करोड़ रुपए की लागत से आपकी सड़क बनेगी हिमाचल प्रदेश में। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा रोड का अगर कोई प्रोजेक्ट एनएचआई का है तो वो आपके इस इलाके के लिए हमने दिया हुआ है। 4 फेजेज में उसका काम टेंडर होने के बाद चला हुआ है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। आगे कई लोग विधानसभा के अंदर प्रश्न खड़ा करते हैं, फेजिज सड़क का हमारा उसका समाधान नहीं हुआ, इस सड़क का समाधान नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया। अरे भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता तो थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये सड़क बन करके जब तैयार होगी, मेरा मानना है कि इस इलाके के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यहां कुछ बातों का जिक्र किया है उनने, कुछ छोटे प्रोजेक्ट है रोड्स के, एक सतौन से चांदनी और उसके बाद और उस पर टिक्कर खाले में जो है पुल बनना है, उसके लिए इन्होंने कहा है। और एक ग्राम पंचायत बजौन में ग्राम मानलपुर से भीम गावर तक लिंक रोड की बात कही है। और एक ग्राम पंचायत कोटा पाव में हरलोक से टिम्बी के लिए लिंक रोड की बात कही है। और एक यहां पर चौकी मृगवाल से सथौड़ बाया कांति मछुआ लिंक रोड की बात कही है। एक और बात कही है जो हरिजन बस्ती हमारा कोटगा से नावड़ा देवला घाट तक जो है वो लिंक रोड की बात कही है। और एक साल वाला सड़क से अपर दमोह के लिए बात लिंक रोड की कही है। एक चीलों से चौकी मृगवाल
बायाकुनेर लिंक रोड का जिक्र किया गया है। एक बुराड़ से शीला ग्राम पंचायत की जो सिंचाई स्कीम के लिए यहाँ पर बात की गई है। नेड़ा खट से ग्राम पंचायत सरली सिंचाई स्कीम के लिए बात की गई है। ये जितनी भी ये जो स्कीमों का यहाँ पर जिक्र किया है, इनके लिए जो रिक्वायर्ड जो एक फॉर्मेलिटी है वो सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा करने के पश्चात बजट प्रोविजन के लिए हमने कहा है और बजट प्रोविजन के बाद इन सभी कामों को हम अब तेजी से आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि इन इलाकों के लिए आपके वहां पर जो है समस्या का समाधान आपकी हो सके। यहां कुछ और चीजों को लेकर के बात कही है कोई हेल्थ सेक्टर में, हालांकि हमने पहले भी यहां पर काफी ज्यादा हमने दे दी है। हेल्थ सब सेंटर के लिए एक दो जगह का जिक्र यहां पर आया है। एक तो खड़काहा में स्वास्थ्य उपकेंद्र का खोलने की बात कही है और उसके बाद दूसरा कौन सा एक ही बताना वो सब नहीं हटते नहीं है ना, चिल्ली वाला चिल्ली अभी नहीं हो जाएगा। चलो ठीक बस आप या तो बैठ जाओ वहां पर, अब चले गए वहां पर। तो दूसरा जो चिल्ली अधोग में स्वास्थ्य अब सब सेंटर जो है 2 सब सेंटर खोलने की जो मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि वहां पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। और एक में जो है वो पीएचसी जो है बालीकोटी में जो है वो पीएचसी खोलने की भी घोषणा करता हूं। बालीकोटी से आए कोई तालीम जाने वाले 2 थे, मैं ढूंढ रहा हूं उनको। आए चाहिए आपको पक्का चाहिए, लेकिन एमएलए भी चाहिए हमको। देखना एक हला में भी प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की बात आ रही है, कोई है या हला से आए? तो हला में भी हम एक पीएचसी खोलेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। 2 पीएचसी आपके क्षेत्र के लिए खोलेंगे। मैं समझता हूं कठिन इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, इस दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और एक यहां बेड बढ़ाने की बात की नहीं आपको। एक यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा कमराऊ है, उसको पीएचसी से सीएचसी अपग्रेड करने की बात कही गई है, तो इसको अपग्रेड करके पीएचसी बना दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज रहती है, वो रहती है कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखना पर जो है वहां पर कहा कि पीएचसी तो है लेकिन अभी तक जो है बेड नहीं है वहां पर बोलते हैं। तो उसके लिए मैं 10 बिस्तर जो है स्वीकृत करता हूं। 10 बिस्तरों का ये हॉस्पिटल होगा ताकि कोई अगर मरीज अगर बीमार होता है तो उसको स्वास्थ्य के इलाज के लिए जो है वहां पर बैठना, मतलब अगर वहां पर एडमिट भी होना पड़े तो उसके लिए भी वो प्रावधान उसमें होना चाहिए। और एक और जो लास्ट में जो बात कही है इन्होंने, वो ये कही है कि कपोटा में जो है वो प्रपोजल मैंने मांगी है इस बारे में, और वो रिपोर्ट आई है उसमें कि यहां पर पूरा जो है एक मेडिकल ब्लॉक जो है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस जो है वो खोला जा सकता है और उसकी जस्टिफिकेशन बन रही है उस हिसाब से, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से। तो एक बीएमओ ऑफिस वहां पर खोलने की मैं घोषणा करता हूं। बाकी बातें हो गई। और जहां तक स्कूलों की बात है, स्कूलों के लिए इनमें बहुत सारे दाम दिए हैं। मैं स्कूलों के लिए घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जहां स्कूल के नॉर्म्स पूरे होते हैं, क्योंकि हमने स्कूल खोल बहुत ज्यादा दिए कि फिर आएंगे आप आए कि मास्टर नहीं है, और मास्टर नहीं है तो स्कूल का कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्म्स के मुताबिक जो है इनमें जो दी है लिस्ट दी है लंबी चौड़ी, और ये लिस्ट जो है वो मैं पढ़ करके सुना देता हूं, लेकिन स्कूल वही होंगे जो नॉर्म्स में हमारे इसमें पूरा कर पाएंगे, चाहे वो हमारा ग्राम पंचायत हाला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जो है वो सेकंड खोलने की बात कही गई है, ग्राम पंचायत राष्ट्र में बाड़ी गोवा में
यहाँ पर वो हमको प्राथमिक स्कूल खोलने की बात कही है, चाहे वो टटियाना के खाड़ों में वहां पर भी कहा है इनके प्राइमरी स्कूल, लेकिन वहां की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वहां पर जस्टिफिकेशन बनती है तो इन सारी चीजों की रिपोर्ट आने के बाद हम निर्णय करेंगे। और उसी तरह से प्राथमिक पाठशाला से उनको मिडिल स्कूल बढ़ाने के लिए हमने 2 जगह राजकीय प्राथमिक पाठशाला डाब पिपली और राजकीय प्राथमिक पाठशाला भटरोग और एक धारवा ये 3 स्कूलों का मैं जिक्र किया है। तो तीनों की रिपोर्ट आने के बाद इसका हम निर्णय करेंगे कि भाई अगर ये जस्टिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट होते हैं तो स्कूल खोलेंगे, तो अगर कमी रहती है तो आने वाले समय में विचार करेंगे इस बात को लेकर के। और उसी तरह से यहाँ पर हाई स्कूल के लिए भी मांग की गई है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला मानल को राजकीय उच्च पाठशाला बनाने की बात कही है। और उसके बाद दूसरा जो है स्कूल जो है वो लोजा को, उसको भी हाई स्कूल करने की बात कही है। कुलेर दमोह का भी अपग्रेड करने की बात कही है और मिडिल स्कूल नया पंजोड़ को भी जो अपग्रेड करने की बात कही है और गंगतोली को भी कही है। तो इसकी भी रिपोर्ट आने के पश्चात, क्योंकि हम स्कूल वही खोल रहे हैं जो नॉर्म्स में आ रहे हैं, इसलिए मैं सारी रिपोर्ट आने के बाद इस पे हम निर्णय करेंगे कैबिनेट में। जो भी स्कूल जो है नॉर्म्स को पूरा करते हैं उनको करेंगे। और हाई स्कूल से फिर +2 खोलने के लिए हमने 3 स्कूलों का जिक्र किया है। उसमें एक राजकीय उच्च पाठशाला ढांग रुहाना और राजकीय उच्च पाठशाला दिगवा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खोलने के लिए, और ग्राम पंचायत नाया में राजकीय उच्च पाठशाला नाया को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल करने के लिए जो कहा है। ये 3 स्कूलों का जिक्र किया हमने। तो इन 3 स्कूलों की भी रिपोर्ट आने के पश्चात जो है वो हम आगे बढ़ करके इस बारे में निर्णय लेंगे, ताकि नॉर्म्स में अगर पूरे आते हैं तो उसमें मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक जो टिम्बी में इनने कॉमर्स की क्लासेस को शुरू करने के लिए जो बात कही है, ये कॉमर्स की क्लासेस हम शुरू कर देंगे टिम्बी में, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा 1-2 चीजों को लेकर के यहां पर कहा कि आज हम हेलीकॉप्टर में यहां उतरे तो पायलट ने कहा कि ये हेलीपैड भाई ठीक नहीं है, क्योंकि हम तारे बिजली की तारें थी, बिजली की तारें नजदीक नहीं होनी चाहिए होती है उसमें, और उनको बदलने की भी कठिनाई है वहां पर। तो इसलिए यहाँ कपोटा में आज हमको काफी लोग यहाँ पर मिले जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम कौन सी जुगाना पंचायत में उन्होंने कहा कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, और 50 बीघा तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी वो 25 बीघे में भी खुल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो हेलीपैड वहां पर बना दिया जाएगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर को वो फाइल दे दी है, ताकि आपके बीच में जब आपके बीच में आने का मन करे तो हम जल्दी से आ सकते हैं वहां पर, फटाफट आए, चलो भाई कपोटा चलो। तो इसलिए यह हेलीपैड आपको बना दिया जाएगा। एक और जो बात रहती है कि यहां इसके लिए बोल रहे थे, नहीं, सतावन में जो कहा गया है कि ये इलाका कठिन है, दुर्गम है, दूर पड़ता है, बिखरा हुआ है, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो 57 में मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि वहां पर एक सब तहसील हम खोलेंगे। एरिया कौन कौन सा जुड़ेगा उसकी रिपोर्ट आएगी, और उसके अलावा एक और चीज को लेकर के जो बात कही गई है कि जो नायब तहसीलदार कमरऊ को सप्ताह में 2 बार जो है उसको जो है वो 2 दिन वो जाखना में जो है वो जाकर के बैठे, ताकि वहां के लोगों का समाधान वहीं पर हो, समस्या का समाधान वहां पर हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन के लिए उसको वहां पर, कितना दूर पड़ता है ये 15 किलोमीटर, वो ज्यादा दूर तो नहीं है वैसे। मैं स्कूल के लिए 10 किलोमीटर जाता था पैदल, 10 किलोमीटर आता था, 20 किलोमीटर जाता था मैं। अब आप उधर सारे एक थोड़ा चलने की आदत रखो थोड़ी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 दिन के लिए हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए जो है तहसीलदार को उनको बोलेंगे, वो नायब तहसीलदार को बोलेंगे वो वहां पर बैठे।
और 2 चीजों के लिए तो कहा गया है, कहा है आप लोगों ने छात्रावास खोलने के लिए जाखना में, उसके लिए जमीन अगर उपलब्ध होती है तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, बस स्टैंड के लिए भी सिलाई में आपने कहा है, तो जमीन का इंतजाम जैसे होता है उसके बाद बस स्टैंड के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। और एक कपोटा में बताई गई कि यहाँ पर एक मुद्रिका बस चलनी चाहिए जो चलती रहे, छोटी बस जो है, और उस बस के लिए मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि एक मुद्रिका बस आपके लिए, कपोटा के लिए, जो लोगों के लिए एक सुविधा का एक माध्यम में बने आने जाने के लिए, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और अंत में एक चीज को लेकर के जिस कॉलेज का आज हम यहाँ पर उद्घाटन करके आए हैं, यहाँ पर सभी हमारे नौजवानों का, विद्यार्थी परिषद के सब लोग हमको मिले हैं और इनने सब लोगों ने उसमें मांग की है कि इस कॉलेज का नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर किया जाए। तो मैं घोषणा करता हूं कि इस डिग्री कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर हम रखेंगे। और उसी तरह से जो डिग्री कॉलेज शिलाई है, उसके लिए इन्होंने कहा कि सबका सुझाव आया कि उसका नाम भी हमको रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि देश की आजादी के लिए जिनने अपना जीवन कुर्बान किए, अभी 23 तारीख को शहीदी दिवस था और उस शहीदी दिवस में हमने जो है ऐसे महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी है जिनने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रताड़नाएं सहन की और जीवन की कुर्बानियां दी हैं। उस तरह से इनके एक सुझाव आया है कि डिग्री कॉलेज शिलाई का नाम जो है वो वीर सावरकर के नाम पर रखना चाहिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में जीवन इस प्रकार से आनंद के साथ यहाँ पर जी रहे हैं, तो हमको सदैव इस बात को याद रखना चाहिए कि इस हालात के लिए जो अंग्रेजों के साथ जो लंबा संघर्ष हुआ, जिनने जीवन की कुर्बानियां दी, उनका इतिहास हमको हमेशा याद रखना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को सदैव नमन करते हुए उनके जीवन को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए वीर सावरकर जी के नाम से हम इस कॉलेज का नाम रखेंगे, शिलाई के कॉलेज का। और अंत में एक बात और रह गई, जिस बात को लेकर के यहाँ कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं ये ठीक कराया जा रहा है मुझसे या गलत कराया जा रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि भी ये करना ही है। तो 57 में कहा कि एक कॉलेज की मांग है, तो ये डिग्री कॉलेज 57 जो मैं विधिवत यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ये खोल दिया जाएगा और ये डिग्री कॉलेज दूर दराज के इलाके के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा देगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा विश्वास है। और यहाँ आज मैं यहाँ पर कपोटा के डिग्री कॉलेज में देख रहा था कि 80% के लगभग 80% के लगभग जो है बेटियां वहां पर पढ़ाई कर रही हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात, दूर दराज के इलाके में बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा मिले, उस दृष्टि से हम इस बात को लेकर के हम काम करें। कौन सा स्पोर्ट्स हॉस्टल? तो उन बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो पढ़ाई कर रही है यहाँ कॉलेज में, और आगे बढ़े बेटियां, हमारी पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को जो है वो मार्गदर्शन करेंगी। तो यहाँ जाखना में जो स्पोर्ट्स हॉस्टल की जो बात कही है, मैंने कहा कि जमीन उपलब्ध होनी चाहिए और जमीन उपलब्ध कराने के बाद उसके लिए उसको करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब मैं
आज तो देने के लिए आया था, अगली बार लेने के लिए आऊंगा और यहां से विधायक लेकर के जाऊंगा अपनी पार्टी का, उसमें आपने कमी नहीं छोड़ना। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। और इस ग्राउंड के लिए कहा गया कि इसके लिए थोड़ा सा मरम्मत की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है, तो मैं 10 लाख रुपए इस ग्राउंड को बेहतर करने के लिए भी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।